सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है या उसके कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि स्टैंडिंग वेव्स या फिर उसको स्टेशनरी वेव्स के नाम से जाना जाता है ना। दूसरा है बिट्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स है। तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स, ये हमें अंडरस्टैंड करके लेना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन से टाइप्स होते हैं, नोड्स एंटी नोड्स के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमें समझ के लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर विजुअलाइजेशन आप कर पाते हो, मैं जैसे बोलते जाऊंगा आप अपने दिमाग में वो बातें ध्यान में रखते जाना, थोड़ा सा विजुअलाइज करते जाना, क्योंकि विजुअलाइजेशन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का जो स्टैंडिंग वेव्स वाला या स्टेशनरी वेव्स वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पे थोड़ा सा जरूरी है। अभी हम लोग स्टेशनरी वेव्स किसको बोल सकते हैं, सबसे पहली चीज देखो, अगर मेरे पास दो सेट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स है, ये दो वेव्स लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती है या फिर आप ट्रांसवर्स वेव भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। जो टाइम पीरियड ले रहे हैं एक कंप्लीट होने में, तो वो दोनों का सेम होना चाहिए, या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी ही चाहिए, वेवलेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए, एंड बोथ शुड ट्रैवल विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो दोनों एक ही लाइन पे जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास ये दो वेव्स है, रेड और ब्लू समझ लो, तो एक ऐसे जा रही है एक ही लाइन पे और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर वो सुपर इंपोज होती है तो हमें न्यू सेट ऑफ वेव्स मिलेगा, और ये जो न्यू सेट ऑफ वेव्स है इसको ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, या फिर उसको स्टेशनरी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके दो पॉसिबल टाइप्स है। अगर हम लोग ट्रांसवर्स वेव कंसिडर कर रहे हैं तो फिर उसको ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स बोला जाएगा। अगर आप लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ले रहे हो तो उसको बोला जाएगा लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। एक्सप्लेनेशन के कुछ दो तीन पॉइंट्स है। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, द रिजल्टेंट वेव डू नॉट प्रोपगेट इन एनी डायरेक्शन। हमें सिर्फ वो दिखेगा कि ऐसा कुछ तो जनरेट हो रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो मूव नहीं करेगा। किधर मूव क्या करेगा, दो वेव्स मूव करेगी और कुछ भी मूव नहीं करेगा। नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ मीडियम, तो ये भी एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, दैट इज अ नोड्स, एंड जो दूसरी बात है उसको बोलेंगे हम लोग एंटी नोड्स। नोड्स किसको बोलेंगे हम लोग, जब भी हम लोग अभी डायग्राम में देखेंगे ऐसे पॉइंट्स होंगे वेव के ऊपर जो हमेशा फिक्स रहेंगे, वो हमें कभी भी मूव नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे नोड्स। एंटी नोड्स मतलब क्या होता है, ये वाइब्रेट करेंगे अपने मीन पोजीशन पे ऊपर नीचे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी नोड्स। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया नोड, दूसरा हो गया एंटी नोड। अभी फटाक से देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स कैसा है। ग्राफिकल मेथड है, ये बेस्ट मेथड है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, एक वेव है मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जा रही है और दूसरी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है। अभी अगर ये दो वेव्स को मुझे ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक वेव लेता हूं जो मैंने ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट की, मान लो समथिंग लाइक दिस। ये मेरी फर्स्ट वेव है, ओके तो ये मेरी फर्स्ट वेव हो गई। यहां से यहां तक उसका एक एम्पलीट्यूड, इसका एक वेवलेंथ है ये, और ये क्या हो गया, उसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये मेरी फर्स्ट वेव है, इसको आप कुछ नाम दे दो, लेट दिस इज द y1, है ना। और इसका एम्पलीट्यूड आप a के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हो गई +a, ये हो गया -a, है ना। तो ये एक है। दूसरी वेव जो है वो मैं रेड मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मान लो ये मेरी सेकेंड वेव है, मेरी जो y1 वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और जो मेरी सेकेंड वेव है वो ऐसे ट्रैवल कर रही है ना, तो ये डायरेक्शन में जा रही है। ओके तो अभी हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं समथिंग लाइक दिस। एक दूसरे के ऊपर तो हमें ये ओवरलैप हो रही है, दैट्स वाई इसको एक दूसरे के इतने नज़दीक दिखाया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे एक दूसरे के बहुत नज़दीक है ना। रिप्रेजेंटेशन के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज दो वेव सेम एम्पलीट्यूड की दिखाओगे कैसे। एनीवेज तो यहाँ पे मेरे पास एक वेव y1 पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और सर्टनली ये जो दूसरी वेव है रेड से जो दिखाई है वो किधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब भी ये दो वेव्स का क्रेस्ट एक के ऊपर, क्रेस्ट फर्स्ट वेव का सेकेंड वेव के ऊपर अगर मैच हो रहा है, ट्रफ फर्स्ट वेव का सेकेंड के ऊपर मैच हो रहा है, तो फिर रिजल्टेंट आपको कैसे दिखेगा, रिजल्टेंट विल बी सर्टनली एडिशन, है ना। मार्कर को क्या हो गया, एनीवेज दूसरा मार्कर लेते हैं। सो ये है मेरे पास सेकेंड वाला, ये भी नहीं चल रहा है। एनीवेज ब्लू से ही दिखा देता हूं, ये है मेरे पास रिजल्टेंट।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया। यहां पे भी देखो है कि नहीं, ऐड हो गया रिजल्टेंट, और यहां पे भी देखो ऐड हो गया। तो अभी यहां पे दो चीजें मैंने लिखी थी, नोड्स एंड एंटी नोड। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मूव नहीं कर रहे, या हमें ऐसा लग रहा है वो मूव नहीं कर रहे, तो इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जो मूव नहीं कर रहे? देखो, एक तो आपकी राइट डायरेक्शन में जा रही है, एक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये पहला पॉइंट है, इसको मैं बोलूंगा नोड 1। देखो ना, ये भी मूव नहीं कर रहा है, इसको बोलेंगे नोड 2। ये बना मेरा नोड 3, ये बना मेरा नोड 4, ये बना मेरा नोड 5, ये बना मेरा नोड 6, और ऐसा ही आगे भी होगा, इधर भी होगा, डिपेंडिंग कि आपकी वेव कितनी बड़ी है। ओके, लेकिन अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर करूं तो यहां पे देखो ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो मेरा एंटीनोड फॉर्मेशन किधर होगा? ये वाला एंटीनोड है मेरा। तो मैं इधर लिख देता हूं, ये ए, यहां पे भी ए, यहां पे भी ए, A1, A2, A3, A4, A5, है ना। तो यहां का जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी नोड। ओके, लेकिन ये जब भी हो रहा था तभी टाइम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 0। हमें क्या करना है, T/4, T/2, 3T/4 एंड T, इसके लिए देखना है। तो फिर नेक्स्ट मेरा क्या होगा, देखो टाइम जब भी T/4 पास होगा तो ये वेव भी आगे मूव करेगी और ये वेव भी आगे मूव होनी चाहिए, है कि नहीं। तो वेव कितनी आगे मूव करेगी ये हमें देखना है सबसे पहले। ओके, मान के चलते एक वेव यहां तक मूव की और सेकेंड वेव जो मेरी है वो भी T/4 में वेवलेंथ आपकी कितनी कवर होती है? अगर मेरी कंप्लीट वेवलेंथ लैम्डा है, अगर मेरी लैम्डा है तो फिर λ/4 इतना होना चाहिए ना। ओके, तो मान लो ये वेव थोड़ी सी आगे गई और ये वेव थोड़ी सी पीछे गई, तो यहाँ पे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो समथिंग लाइक दिस। ये जो पॉइंट है इसमें से मेरी फर्स्ट एंड सेकेंड वेव मूव होनी चाहिए। तो देखते हैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये जो मेरा पॉइंट है यहां से देखते हैं, ये थोड़ा आगे जाएगा, मतलब ये जो ब्लू वाली मेरी पहली y1 है वो थोड़ा आगे जाएगा और रेड है वो उतना ही इक्विवेलेंट पीछे आएगा। तो यहां पे हम लोग दिखा कैसे सकते हैं? एनीवेज, पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आपको बताते हैं कि ये किस तरह से होता है। ओके, तो देखो ओके, सिमिलरली ये है मेरे पास सेकेंड, जो रेड मार्कर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनीवेज, तो फर्स्ट वेव थोड़ी सी आगे गई एंड एट द सेम टाइम सेकेंड वेव जो है वो थोड़ी सी पीछे आई। देखो ना, मतलब अगर ये पॉइंट में कंसिडर करूं, देखो ये वेव का, हाँ ना, तो ये थोड़ा सा आगे गया और एट द सेम टाइम जो रेड वाला है जो लेफ्ट साइड में जाने वाला है वो उतना ही λ/4 पीछे आ गया। तो अभी मेरे पास एक वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, उसको मैंने y1 के नाम से जाना है, और जो सेकंड वेव है उसको हम लोग y2 के नाम से बोल रहे हैं, जो आपकी ए डायरेक्शन में मूव कर रही है। अभी अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालते हो, जब भी टाइम T/4 हो गया तो वो टाइम पे देखो ना, ये वाला जो पॉइंट है रिजल्टेंट की वजह से कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपका नोड ही होगा। ये जो था ये पहले एक्सट्रीम एंड में था, ये मीन पे आ गया, तो ये मेरा एंटी नोड, ये अगेन मेरा बन जाएगा नोड, ये बनेगा मेरा एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड N4, A4, N5, और ये क्या बनेगा आपका A5, और ये क्या होगा आपका नोड 6, है क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गई, फर्स्ट टाइम t=0 के लिए पहली डायग्राम और ये टाइम T/4 के लिए दूसरी डायग्राम। अभी टाइम मेरा कितना बीतने वाला है, टाइम मेरा बीता है t=T/2 के हिसाब से। तो अगर टाइम मेरा T/2 हो चुका है तो ये स्पेसिफिक केस में हम लोग क्या दिखा सकते हैं, ये जो मेरी वेव है जो अभी ये पॉइंट पे थी वो और आगे जाएगी, और जो दूसरी वाली है वो पीछे आएगी। ओके, तो अगर ये आगे जा रही है तो मैं पहले ये वाला पॉइंट कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ तो होगी, देखते हैं, ऐसा ऐसा यहाँ से यहाँ तक, और फिर अभी ये हम लोग ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये बन गई मेरी y1, और ये जा किधर रही है,
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रही है, और एट द सेम टाइम अगर मुझे रेड वाली लेनी है तो ये वाला पॉइंट कंसिडर करो, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो आप, तो ये किधर होगा और पीछे जाएगा, है ना, मतलब λ/2 इतना वेवलेंथ का डिफरेंस हमारे पास है। तो अगर ये पॉइंट इधर है तो ये पॉइंट हम लोग इधर निकाल देते हैं, और ये सेम वेव मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये रेड से मैंने डॉटेड ड्रॉ कर दी, है ना, ये देखो ये इधर भी है, समथिंग लाइक दिस। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, एक्चुअल में वेव आपकी अपोजिट डायरेक्शन में रेड वाली चल रही है। एनीवेज, तो ये y2 हो गई मेरी रेड वाली, जो किधर जा रही है, ये डायरेक्शन में जा रही है। अभी दोनों का रिजल्टेंट अगर मुझे दिखाना है, रेड मार्कर से ही दिखा देता हूं, देखो ऐड हो गया है कि नहीं, सुपर पोजिशन हम लोग ने यूज किया, ऐड हो गया इफेक्ट। अभी यहां पे देखो ये जो पॉइंट है वो इधर ही दिख रहा है वापस, ये केस में भी ये हिला नहीं था, ये केस में भी रिजल्टेंट उसका कुछ नहीं है, इधर भी रिजल्टेंट नहीं है, सिर्फ ये एंटी नोड वाले ना वो ऊपर नीचे हो रहे, डिस्प्लेस हो रहे। तो यहाँ पे देते हैं N1, ये होगा मेरा A1, सिमिलरली N2 ये होगा A2, सिमिलरली N3 ये होगा मेरा A3, N4 A4, N5 A5 और ये N6, और ये चलते रहेगा। अभी देखते हैं, टाइम हो गया मेरा 3t/4, सो टाइम 3t/4 हो जाएगा। तो ये यही वाला पॉइंट देखते हैं, है ना, ये पॉइंट अभी किधर आएगा, इधर आएगा, सॉरी रेड वाला इधर आएगा, और जो ब्लू वाला है वो आगे जाएगा। ये वाला लो, कोई भी लो, जो भी आपको लेना है वो। तो फिर मेरे डायग्राम में चेंजेस क्या होंगे, ठीक है, तो डायग्राम में चेंजेस हमको ऐसे कुछ दिखाई देंगे। तो रेड वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया पीछे, तो ये मेरी रेड वेव, और सिमिलरली मेरी जो ब्लू वाली वेव है वो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवेज, तो ये y1 हो गया ये डायरेक्शन में, और जो रेड वाला y2 है वो ये डायरेक्शन में। तो अभी टोटल डिफरेंस हमें पता चलेगा 3λ/2 के हिसाब से, और भी अगर मैं टाइम t कंसिडर करूँ तो कितना होगा, वो कंप्लीट लैम्डा ऐसा हमें दिखाई देगा। एनीवेज, तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट कितना होगा, पहला वाला पॉइंट तो फिक्स है, दूसरा वाला वापस मीन पे आ गया, है ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, N1 A1, N2 A2, N3 A3, N4 A4, N। अभी देखते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव अगर एक स्ट्रिंग में हम लोग लेते हैं तो उसके इक्वेशंस क्या होंगे। एनीवेज, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक डायग्राम पता हो तो बेस्ट होगा। मान लो एक रिजिड सपोर्ट है और वहाँ पे आपने से एक रोप कनेक्ट की, और ये रोप को आपने एक एंड के फिक्स कर दिया है और दूसरा एंड आपके हाथ में। मान लो अगर आप ऐसे एक जर्क देते हो तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे मूव करना परफॉर्म कर देंगे, और आपको ऐसा कुछ मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। और जैसे ये पॉइंट पे रोप आ जाती है वो रिफ्लेक्ट भी होगी, है कि नहीं। तो ये स्पेसिफिक अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, तो आंसर इज यस। मेरे पास एक वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जा रही है, और दूसरी वेव जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आ रही है, अगर मैं एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ तो फर्स्ट केस में अगर मेरी फर्स्ट वेव y1 xt है और मेरी सेकेंड वेव y2 xt है ना, तो फिर हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है yx, t। तो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली मुझे y1 और y2 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग ऐड कर देंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए y1 xt और y2 xt की वैल्यू क्या होगी। एनीवेज, ये तो जा रही है एक डायरेक्शन में, और यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस की बात नहीं है पहले केस के लिए। तो y1 की वैल्यू क्या होगी मेरी, a sin ओमेगा t। लेकिन दूसरी जो है, देखो ये π/2 का पाई का डिफरेंस दिख रहा है, तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना, और ये पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, लेट y1 is a sin omega t minus kx, that is a wave moving in a forward direction, that is a progressive wave, and second जो है मेरे पास yt a sin omega t plus kx, प्लस क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज दूसरी वेव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दैट्स वाई सिंबल इज अ प्लस। एंड यहाँ पे आपका जो फाई की वैल्यू है दैट इज गिवन बाय पाई। सो अगर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस a sin ऑफ ओमेगा t प्लस kx।
ओके तो ये कैसे कर सकते हो आप, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो अल्टीमेटली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल वाई एक्स टी इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, y2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अभी मेरे पास साइन c और साइन d है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे ये अगर मेरा पूरा का पूरा c है और ये अगर मेरा पूरा का पूरा d है, तो c प्लस डी अपॉन 2 क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के प्लस के एक्स, तो के एक्स कट हो जाएगा 2 टाइम्स ओमेगा टी अपॉन 2, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो माइनस 2a कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ के एक्स। तो एनीवेज ये मुझे वैल्यू मिल गई जब भी मैं कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो सो वाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये वाली जो चीज है इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अभी अगर मैं ये इक्वेशन कंसिडर करूं तो ये इक्वेशन वी टी प्लस माइनस एक्स, ऐसा कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है, इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा कोई भी टर्म अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो है वो मूविंग हार्मोनिक वेव नहीं है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट मैथमेटिकली इट इज अ स्टैंडिंग वेव और इट इज अ स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोपेगेट आपकी नहीं हो रही है। अगर मैं एक एंड कंसिडर करूँ स्ट्रिंग का, तो वहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो अगर एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो सब्स्टिट्यूट करते हो अगर ये रिजल्टेंट इसमें, तो अल्टीमेटली आपको y की वैल्यू जो है वो जीरो मिलेगी, और यही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड, है ना। तो सिमिलरली एंटी नोड के लिए भी हमें इक्वेशन मिल सकता है, एट अदर एंड x की वैल्यू अगर l के बराबर है तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2a साइन ऑफ के एल कॉस ऑफ ओमेगा टी, एज अदर एंड इज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर फॉर y इज इक्वल्स टू जीरो साइन ऑफ के एल की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर होगी। और साइन ऑफ जीरो कब हो सकता है, जब भी साइन ऑफ n पाई हम लोग लेंगे, तो n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 जितनी डालनी है आप डाल सकते हो। सो के एल एंड एन पाई को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहां पे मुझे 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एल विच इज इक्वल टू एन पाई, बिकॉज के इज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। तो रीअरेंज करो, लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पाई पाई कट हो जाएगा, सो 2l अपॉन एन। तो ये क्या मिल गई मुझे, वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई विच इज अ 2l अपॉन एन। अभी ये स्पेसिफिक केस में n का मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 जो भी आपको लेनी है ले सकते हो, करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखी, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। Now let us discuss important concepts, free oscillations, force oscillations and resonant oscillations। ये समझना कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले फ्री ऑसिलेशंस क्या है। यहाँ पे पहले एक ध्यान दो आप, सपोज मेरे पास ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे मैंने एक सिंपल पेंडुलम कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और अगर आप इसको इनिशियल आपने एक फोर्स दे दिया, मतलब आप पहले इसको एक एक्सट्रीम पोजिशन पे लेके आए और उसके बाद अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर और दूसरा कोई एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, पहले तो आपने एक फोर्स दे दिया, अभी ये ऑसिलेट करते रहेगा। अगर मान लो रेजिस्टेंस एयर की वजह से या बाकी की चीज़ें अगर हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं तो ये अपने पोजीशन पे ऑसिलेट करते ही रहेगा और उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, इसको ही हम लोग बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस। तो अगर उसको मुझे कॉन्सेप्ट वाइज लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्री ऑसिलेशंस का मतलब है ऑसिलेटिंग सिस्टम इज केपेबल टू ऑसिलेट विथ सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ से हम लोग ने एक डिस्प्लेसमेंट दे दी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से और उसको हम लोग ने फ्री छोड़ दिया। अभी इसके ऊपर कोई भी दूसरा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इट बिगिंस टू ऑसिलेट विथ इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो अभी एक बार ये ऑसिलेट करना स्टार्ट हो गई तो मुझे इसके ऊपर और एक्सटर्नल फोर्स ये बॉब को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन। तो अगर फ्री ऑसिलेशन है तो इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m।
तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के एंड इट इज़ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो ये हो गई बेसिक आइडिया अबाउट फ्री ऑसिलेशन। नेक्स्ट इज फोर्स ऑसिलेशन। अभी हम लोग ने जो पढ़ा था इसके पहले वो था एक नेचुरल वे में आपका जो सिंपल पेंडुलम है वो कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है। सो अभी हमें पढ़ना है कि फोर्स ऑसिलेशन क्या है। फोर्स ऑसिलेशन का मतलब क्या हम देख सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पेंडुलम है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, इनिशियली अपने मीन पोजीशन पे था, इसको हम लोग ने एक बार डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने के बाद ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ एयर रेजिस्टेंस वगैरह अगर एक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होते जाएगा और वो अपने मीन पोजीशन पे आएगा। अगर हमें उसका डिस्प्लेसमेंट वैसे ही रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर इंटरवल के बाद एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर हमेशा अप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसको ही हम लोग बोल रहे हैं फोर्स ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन का मतलब क्या है, अ बॉडी ऑसिलेट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, है ना। तो रेगुलर इंटरवल के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मान लो आप झूला झूल रहे हो, ठीक है, आपका फ्रेंड झूले पे बैठा है और आप उसको ऐसे एक बार झूला दे दिया आपने, तो वो कैसे ऐसे मूव करेगा, है ना, और थोड़े टाइम के बाद वो धीरे 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 अपनी जगह पे आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो वो जो झूला आप झूला रहे हो उसे अगर वो सेम डिस्प्लेसमेंट करे, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर इंटरवल के बाद उसको थोड़ा सा एक फोर्स देना पड़ेगा, है ना। पहले आपने दे दिया, वो ऐसे मूव कर रहा है, कुछ सेकंड्स के बाद आपने वापस दिया, वो सेम इसमें मूव करेगा, थोड़े टाइम के बाद वापस आपने दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल के बाद आप दे रहे हो, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी जो होगी उससे अलग होगी। पहले आपने जो फोर्स अप्लाई किया था, है ना, तो वो टाइम पे उसकी एक फ्रीक्वेंसी थी, उसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। लेकिन अभी ये इसके ऑसिलेशंस पूरे के पूरे खत्म नहीं हुए हैं, तो जब भी आप सेकेंड टाइम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो पहला वाला उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो वो सेम नहीं होगी। सो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम जाएगा तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग ने ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, ये कम होगी, एंड ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, है ना। तो ये जो झूला जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेटल होगा। सो फाइनली इट विल सेटल डाउन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। 2 पाई अपॉन कैपिटल टी आप ओमेगा की जगह पे लिख सकते हो और 1 अपॉन टी की जगह पे आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। सो ओमेगा इक्वल टू होगा 2 पाई और ये फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे देखो ये कॉस टर्म क्यों आया है, ठीक है, एक बार आपने तो दे दिया था पहले वाला, लेकिन बाद में भी आप जब भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आप उसके एक्सटर्नल, उसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ से आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सो दैट्स वाई ये कॉस थीटा आया, ठीक है। हियर एफ इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, उसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स भी बोल रहे हैं। एफ नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एम्पलीट्यूड, और ये जो न्यू है इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी। सो मोशन ऑफ ऑसिलेटर दैट इज अ कंबाइन इफेक्ट ऑफ लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ जाएगा, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, मतलब जो कम कम होने जा रहा होगा, एंड टाइम डिपेंडेंट ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस को अगर आप कंबाइन करोगे तो उसके हिसाब से वो जो कंप्लीट ऑसिलेशन है उसका मोशन मुझे पता चलेगा या उसका इक्वेशन में लिख पाऊंगा। सो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये जो थोड़े टाइम पहले हम लोग ने पढ़ा था सेम इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं। जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस थे वहाँ पे हम लोग ने जो इक्वेशन लिखा था वही मैंने लिखा है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से 2 फोर्सेस थे, वहाँ पे हम लोग ने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, रिस्टोरिंग फोर्स था एक और डैम्पिंग फोर्स था, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, अगर इनको इक्विवेलेंट अगर मैं एक फोर्स दे देता हूँ टाइम डिपेंडेंट ड्राइविंग फोर्स दैट इज एफ नॉट कॉस 2 पाई न्यू टी, तो हमारा जो ऑसिलेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। सो दैट्स वाई दिस इज एफ नॉट कॉस 2 पाई न्यू टी इज इक्विवेलेंट टू दिस कंप्लीट। ओके, देयरफॉर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स oscillator oscillates with initial frequency nu naught. As time passes it settle down with the frequency of driving force. तो यहाँ तक अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं और उसके जो इक्वेशंस है उसको किस तरह से लिखना है। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका जो है,
इसमें हम लोग देखते हैं जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा के जगह पे आप लिख सकते हो 2 पाई न्यू टी प्लस 5 इज ए इनिशियल फेस और एपोक है। यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड है या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे आया उसका डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना, बिकॉज हमारा जो सिलेबस है वहाँ पे इसका डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हम लोग आगे के स्पेशल केसेस भी पढ़ सकते हैं और इसके आगे का जो रेजोनेंस पार्ट है वो भी आपको ईजिली समझ जाएगा। सॉरी, सो a इक्वल टू एफ नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट द होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये जो पूरा है उसका हम लोग को स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हो गई मेरे a की वैल्यू। अभी यहाँ पे हमें ये जो दो वैल्यूज है इसके ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले केस 1 में देखते हैं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज अ स्मॉल एंड जो ड्राइविंग फोर्स जो आप अप्लाई करने वाले हो इज फार ग्रेटर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वैसे केस में आपका ये वाला जो टर्म है दैट विल बी वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा बी। सो ओमेगा बी विल बी वेरी मच लेस देन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ये इक्वेशन में ये वैल्यूज में डाल दूं तो ओमेगा बी की वैल्यू जो है वो कट हो जाएगी और ए की वैल्यू मुझे मिलेगी एफ नॉट अपॉन एम ब्रैकेट के अंदर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ए की वैल्यू अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 2 पाई न्यू टी प्लस 5। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो ये बन गई मेरी केस 1 के लिए। अभी मेरे पास केस 2 भी है। अगर मेरे पास ड्राइविंग फोर्स एफ डी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट है तो वो स्पेसिफिक केस में मेरे ओमेगा बी की जो वैल्यू है वो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर से बहुत ज़्यादा होगी, और वो केस में यहाँ पे मेरा ये जो पहला पार्ट है वो कट हो जाएगा और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इतना ही बचेगा। सो मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो बचेगी एफ नॉट अपॉन ओमेगा बी। दिस इज द फाइनाइट वैल्यू ऑफ अ फ्रीक्वेंसी एंड जो बी है मेरा उसके हिसाब से होगा। देयरफॉर एम्पलीट्यूड जो है वो इनफाइनाइट नहीं होगा। तो अगर ए की वैल्यू में डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स विल बी इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा बी कॉस ऑफ 2 पाई न्यू टी प्लस 5। तो ये बन गई मेरी सेकेंड केस। अभी अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस न्यू नॉट अपॉन न्यू दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है वो, तो यहां पे नेचर ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा होगा। एनीवेज, स्मॉलर द डैम्पिंग टॉलर एंड नॉरोवर इज द रेजोनेंस पीक। सो ये है मेरा ग्राफ, और इसमें और एक चीज़ है दैट इज अ रेजोनेटर। क्या होता है अभी थोड़े टाइम के बाद हम लोग रेजोनेंस भी पढ़ेंगे, लेकिन एक रेजोनेटर एक छोटी सी डेफिनेशन अभी हम लोग ले लेते हैं। फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज क्लोज टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेटर। एनीवेज, तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट फोर्स्ड ऑसिलेशन, और ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये एक इम्पॉर्टेंट है। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स अगर आप चेक करते हो तो, और इससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये समझ के लेते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे लिखना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद से ट्राई करेंगे। मतलब एवरी टाइम हमें उसको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर मुझे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पता है कि दिस इज द वे आई हैव टू डिराइव इट, है ना, तो आपको जो राइटिंग प्रैक्टिस होता है उसमें आपको ये चीज़ काम में आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग ने जो स्टैंडिंग वेव का एक इक्वेशन देखा था स्ट्रेट स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, एक क्विकली रिवाइज कर देता हूँ 1 मिनट में। सपोज ये मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे मैंने अगर ऐसे स्ट्रिंग लगाई, ठीक है, और इसको अगर आप एक एंड फिक्स करते हो और दूसरा एंड को अगर आप मूव करते हो ऊपर नीचे, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको कुछ तो पैटर्न दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो मिला था, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके ऐसा कुछ तो होगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोग ने देखी थी, और इसके ऊपर बेस्ड हम लोग ने जो पहली वेव थी उसका एक इक्वेशन लिखा था, सेकेंड वेव का इक्वेशन लिखा था,
एंड y को y1 प्लस y2 के साथ ऐड करके हम लोग को एक फाइनल आंसर मिला था। अभी हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज स्टैंडिंग वेव इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, है ना। तो ऑर्गन पाइप ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ऑर्गन पाइप मतलब क्या है ना, बांसुरी होती है ना आपके पास, आप बांसुरी बजाते हो, लेकिन बांसुरी में दोनों एंड्स को ओपन होते हैं। तो सपोज मेरे पास एक ऐसा ऑर्गन पाइप है समथिंग लाइक दिस जो एक साइड से क्लोज है। तो यहाँ पे तो मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, है ना, लेंथ था, मेटल थी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये वाला जो केस था ये ट्रांसवर्स वेव था। यहाँ पे अगर ऑर्गन पाइप के अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हवा है। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ एयर इन दिस ऑर्गन पाइप। ये बात सही है? ओके। तो अगर मान लो यहाँ से आपने कुछ एनर्जी दी, यहाँ पे इनिशियल कुछ पार्टिकल्स है उनको आपने एनर्जी दी, मोमेंटम दिया, इसके वजह से क्या होगा, ये जो ऑर्गन पाइप है इसके अंदर जनरेट होगा क्रेस्ट एंड ट्रफ, है ना। ये देखो, क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं, सॉरी, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो बनते जाएगा। ये है मेरे पास कंप्रेशन, यहाँ पे मेरे पास है रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, समथिंग लाइक दिस। एंड उसके बाद उल्टी वेव फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही वो दूसरे एंड को हिट करती है। तो अगर पहली वाली लॉन्जिट्यूडनल वेव अगर मेरे पास y1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, y1 xt, सेकेंड वेव जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, y2 xt। अरे इसका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, y xt इज इक्वल्स टू y1 xt प्लस y2 xt। तो इसका कुछ तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें। और ये फाइनल आंसर मिलने के बाद ये जो yt है उसके जगह पे हम लोग s xt सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज इक्वल टू जो भी आंसर होगा मेरा वो आंसर। अब ये s क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नॉमेनक्लेचर के लिए मैं s सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और उसका कोई दूसरा वजह है नहीं। तो ये यूज करने के बाद मुझे कुछ तक इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन जो होगा इसमें साइन या फिर कॉस ओमेगा टी ऐसा कुछ तो टर्म होगा, और यहाँ पे मेरे पास एक होगा दैट इज एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये यूज करके मैं नोड्स एंटी नोड्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नोड्स एंटी नोड्स है तो वो इक्वेशंस यूज करके हम लोग अल्टीमेटली लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ना, ये पूरा ओवरव्यू था। अभी ये जो पूरा ओवरव्यू है, अगर ये मुझे पता है तो फिर आगे की जो चीज़ें होती है वो बहुत आसान हो जाती है और वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अल्टीमेटली बोर्ड्स में हम लोग को पूरा का पूरा लिखना होता है, तो दैट्स वाई ये अगर मुझे बेसिक पता है, अगर मैंने सेम लेक्चर कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाया होता तो इतना सब लिखने की जरूरत है नहीं। मुझे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसका जो फाइनल आंसर है वो रिपीटेडली जैसे ही मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा अपने आप वो दिमाग के अंदर फिक्स हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे डायरेक्टली अगर फाइनल आंसर्स पता है तो उसके ऊपर बेस्ड मैं न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, तो दैट्स वाई एवरी टाइम मैं अगर कुछ बड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप अगर अभी देखो ना, आप अगर बिगिनर हो, अपर स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई, या फिर आपका 1 साल हो चुका है, मतलब 11th का साल कंप्लीट हो चुका है, 12th में हो आप, 6 महीने बचे, 8 महीने बचे, तो भी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। एक कॉम्पैक्ट वे में मैं पूरा करवा के दे रहा हूँ आपको, है ना। तो एक बार अगर आप लिख देते हो तो आपके दिमाग में वो 70-80% फिक्स हो जाता है, लेकिन 2-3 बार लिखने के बाद वो 100% एक्यूरेट हो जाता है। अभी देखो ना ये कितना सिंपल था, मैंने आपको बताया। अभी आप डेरिवेशन की तरफ प्रोसीड करोगे तो आपको ये और आसान लगने लगेगा। देखो मेरे पास एक लॉन्जिट्यूडनल वेव का एक सेटअप है, मेरे पास एक क्लोज ऑर्गन पाइप है और वहां पे एनर्जी और मोमेंटम हम लोग ने दिया, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शंस बने मेरे पास। सो मुझे जो रिजल्टेंट वेव चाहिए वो मुझे कैसे मिलेगी, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं वेव्स को। तो मेरे पास फर्स्ट वेव है जो मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और सेकेंड वेव उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो एनीवेज, सो रिजल्टेंट इज गिवन बाय xt y xt इक्वल्स टू y1 इज मेरी एक वेव जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और y2 xt उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो अब मेरे पास जो फर्स्ट वेव है उसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस क्यों बोला है, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। दूसरी वेव जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो मान लो वहां पे फेज डिफरेंस कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा है। फेज डिफरेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग अगर फेज की वैल्यू पाई लेते हैं, मतलब जो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है रिफ्लेक्टिंग वेव में, अगर वो पाई लेते तो फिर इक्वेशन कैसे होगा। अब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये जो माइनस साइन है उसके जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा, है कि नहीं। सो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फेज है जो एग्जिस्ट कर रहा है।
अभी अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, लेट ओमेगा टी प्लस के एक्स एज ए और पाई को अगर आप बी कंसिडर करते हो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। क्या है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि कॉस ऑफ पाई की वैल्यू होती है माइनस, और जो दूसरा टर्म होगा वो अल्टीमेटली जीरो होगा, और वो पहला वाला जो टर्म है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वे तो वैसे ही रहेगा। तो अभी मेरे पास एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन में मेरे पास दो साइन के टर्म्स है ना, तो साइन सी माइनस साइन डी ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं क्या? आंसर इज अ यस। सो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। तो सी प्लस डी ये क्या है? ये जो पूरा का पूरा है ये सी है और ये क्या है? डी है। अभी यहाँ पे कॉस सी प्लस डी, दिस प्लस दिस अपॉन 2 करते हो तो क्या बचेगा? सिर्फ ओमेगा टी बचेगा, और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, अगर ये सी माइनस डी अपॉन 2 करते हो तो साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो दैट्स वाई वाई एक्स टी का वैल्यू आएगा 2 टाइम्स ए कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन के एक्स। अभी ये कॉस ओमेगा टी ये जो टर्म है वो तो मुझे वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए लगने वाला है, तो माइनस 2a साइन के एक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मेरा एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या बन गया? ये मेरा बन गया इक्वेशन। अभी ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वहां पे वी टी प्लस माइनस एक्स ऐसा कुछ तो है नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक स्टैंडिंग वेव है या फिर एक स्टेशनरी वेव है, इसमें प्रोपगेशन ऑफ वेव का कुछ भी संबंध नहीं है। अभी लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो दैट्स वाई वी एक्स टी के जगह पे मैं लिखूंगा एस एक्स टी विच इज इक्वल्स टू माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अभी यहाँ पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट एस एक्स टी है वो मुझे मैक्सिमम और मिनिमम कब मिल सकता है? जब भी मैं x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे s की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और ये x के जगह पे अगर मैं टोटल लेंथ लूँ ऑर्गन पाइप की, लेट टोटल लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इज L, तो वो स्पेसिफिक केस में मुझे x के जगह पे L सब्स्टिट्यूट करना है। सो एज अ पाइप इज क्लोज एट वन ऑफ द एंड, सो x इक्वल टू 0, सो साइन ऑफ के एक्स इक्वल्स टू साइन 0 विच इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर s की वैल्यू 0। दैट्स वाई व्हाट आई गॉट इज अ नोड इज अ फॉर्म। ओपन एंड के लिए x की वैल्यू अगर हम लोग L सब्स्टिट्यूट करते हैं तो s विल बी मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू माइनस 2a साइन के एल कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं? ऐसा कुछ तो मुझे मिला। देयरफॉर साइन के एल इक्वल्स टू मैक्सिमम, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? प्लस और माइनस 1। सो साइन ऑफ 2n माइनस 1 पाई बाई 2 है ना, अगर ऐसा कुछ है तो ही मुझे साइन की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। 2n माइनस 1 मतलब वो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, अगर ऐसा मुझे चाहिए तो 2n माइनस 1 पाई बाई 2 से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मेरे पास देखो क्या है? के एल है ना, 2n माइनस 1 पाई बाई 2 है, तो के एल और 2n माइनस 1 पाई बाई 2 को हमें कंपेयर करना है, लेकिन k इज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसके जगह पे वी कैन सब्स्टिट्यूट 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओके, सो अल्टीमेटली अगर ये इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करते हो पाई विल गेट कैंसल, और कुछ कैंसल होगा क्या? देखो नहीं हो रहा है तो ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4l अपॉन 2n माइनस 1। सो दिस इज हाउ आई गॉट द इक्वेशन ऑफ अ वेवलेंथ इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अभी ये यूज करके हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, वो सब कैलकुलेट करना है। तो मुझे लगता है कि स्टैंडिंग वेव इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो आपको अच्छे से समझा है। स्टैंडिंग वेव और अ स्टेशनरी वेव इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है जिसका एक एंड क्लोज है और दूसरा जो एंड है वो ओपन है। हमेशा ध्यान में रखो, जहाँ पे भी क्लोज एंड होगा वहाँ पे आपको हमेशा नोड मिलेगा, और ओपन एंड होगा वहाँ पे आपको हमेशा एंटी नोड मिलेगा। तो यहाँ पे ये ए मिनिमम कंडीशन हो गई, ये बेसिक है, इससे बेसिक और कुछ हो नहीं सकता। सो दैट्स वाई यहाँ पे मेरे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास एंटी नोड है और यहाँ पे मेरे पास नोड है। अगर मैं एक वेव ऑब्जर्व करता हूँ कोई भी, तो ये कंप्लीट वेव हो गई है ना, तो ये पूरे वेव में से मुझे कितना पोर्शन दिखाई दे रहा है? सिर्फ 1/4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक जाने वाली और एक आने वाली वेव, ऐसी दो वेव्स है, समझ रहे हो आप? सो दैट्स वाई ऐसा स्ट्रक्चर है। एनीवेज, सो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है दैट इज अ लैम्डा बाई 4। सो लैम्डा 1 की वैल्यू मेरे पास जनरल फॉर्मूला है, लैम्डा इज 4l अपॉन 2n माइनस 1। इसको हम लोग ने डिराइव भी किया है, अगर आप चाहते हो तो वो डेरिवेशन आप वापस जाके एक बार देखो। सो लैम्डा इज 4l अपॉन 2n माइनस 1। यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट करना है तो सर्टनली वैल्यू ऑफ n इज अ 1। सो देयरफॉर 4 अपॉन 2n माइनस 1, सो 2 1 माइनस 1, सो 1 मिलेगा मुझे। तो l की वैल्यू क्या मिलेगी? लैम्डा 1/4। तो ये क्या मिला मुझे? फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो लेंथ है वो कितनी है वो हमने फाइंड आउट की।
ऊपर का अगर आप डायग्राम देखते हो तो यहाँ पे आपको सर्टनली एक नोड मिल रहा है और दूसरा एंटी नोड मिल रहा है। तीसरा पॉइंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा, तो एन इज वी अपॉन लैम्डा होगा। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो हमें क्या लिखना है, एन1 इज वी अपॉन लैम्डा 1। सो वी अपॉन यहाँ से मुझे लैम्डा 1 की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्विवेलेंट टू 4L। अभी हम लोग इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो सबसे बेसिक है, इससे और कुछ कम नहीं कर सकते हम लोग। सो अगर यहाँ पे कोई भी एक साउंड सुनाई दे रहा है या कोई भी एक नोट दे रही है तो वहां पे हम लोग बोलेंगे इसको फंडामेंटल नोट, या फिर इसको बोला जाता है फर्स्ट हार्मोनिक। एनीवेज, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है, तो अगर मेरे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, हमेशा एंड अगर क्लोज्ड है तो वहां पे नोड मिलेगा, ओपन एंड में मुझे क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग को कंप्लीट वेवलेंथ अगर हम ऑब्जर्व करते, देखो ये कंप्लीट वेवलेंथ है, तो यहाँ पे मुझे कितना पोर्शन दिख रहा है, ये आधा दिख रहा है, और जो नेक्स्ट है उसका 1/4 दिख रहा है। तो 3 लैम्डा बाय 4 इतना कुछ तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, 3 लैम्डा 2/4 लैम्डा 2 की लिखा है, बिकॉज हम लोग सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एनीवेज, सो लैम्डा 2 की वैल्यू होगी 4L अपॉन 2n माइनस 1। एन की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, 2 सब्स्टिट्यूट करो, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसलिए। सो 4L अपॉन 3, तो इसका मतलब L की वैल्यू क्या होगी, रीअरेंज करो, ये इधर जाएगा, 4 नीचे जाएगा, सो 3/4 लैम्डा 2, ये मुझे मिली लेंथ की वैल्यू। ये ऊपर वाला डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व करते तो सर्टनली आपके पास 2 नोड्स है और आपके पास 2 एंटी नोड्स है। So N2 is equals to V upon lambda 2, that is the frequency of a vibration in this specific mode. So V lambda 2 की वैल्यू क्या है, 4, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 VL है ना। तो 3/4 VL अगर आप देखते हो और यहाँ पे अगर आप N ऑब्जर्व करते हो तो मैं सर्टनली क्या लिख सकता हूँ, देखो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो N2 की वैल्यू होगी 3 टाइम्स N1। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द थर्ड हार्मोनिक, या फिर इसको बोल देते हैं फर्स्ट ओवरटोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी आपको फर्स्ट ओवरटोन निकालने बोलते हैं और बच्चे ये लिख के आते हैं, पता नहीं होता है ना क्या लिखना है। एनीवेज, तो ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन सेम है, और ये किसके केस में है, ऑर्गन क्लोज्ड एट वन एंड। तो जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो केयरफुली आपको करना है, अगर यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ गलती की तो सर्टनली वो 2-3 मार्क गए, ठीक है। तो छोड़ के नहीं आना है, कुछ करके आना है हमें। एनीवेज, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये स्पेसिफिक केस में मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है, एक एंड उसका क्लोज है, दूसरा एंड ओपन है। तो जो क्लोज एंड होता है हमेशा हमें वहाँ पे नोड मिलेगा, जो दूसरा एंड है वहाँ पे आपको हमेशा एंटी नोड मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एक पूरी की पूरी वेव मुझे दिखाई दे रही है, दोनों वेव्स के लिए, जाने वाली और आने वाली, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 वेव दिखाई दे रही है, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 कितना होगा, 5 लैम्डा बाय 4 होगा। तो लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, 5/4 लैम्डा 3। सो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2n माइनस 1। जनरलाइज फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन की वैल्यू होगी मेरे पास 3 है ना। सो 3 2 3 6 माइनस 1 5, सो 4L बाय 5। सो इसका मतलब L की वैल्यू कितनी मिली, 5/4 लैम्डा 3। वेरी गुड। तो यहाँ पे ऊपर वाली जो डायग्राम है उसमें मेरे पास कितने नोड्स है, 3 नोड्स दिखाई दे रहे हैं और 3 एंटी नोड्स दिखाई दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अल्टीमेटली N3 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 3। तो V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा 3 की जगह पे क्या आएगा, 4/5, तो 5 ऊपर जाएगा, 5/4 V अपॉन L। तो यहाँ पे V अपॉन 4L अगर आप देखते हो तो ये N1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब N3 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5N1 के बराबर हो गई। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज फिफ्थ हार्मोनिक और इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड ओवरटोन। अगेन इंपॉर्टेंट, सेकेंड ओवरटोन मतलब यहाँ पे 2 मत लिख के आना, समझ रहे हो। सेकेंड ओवरटोन मतलब 5N1 के बराबर होता है। तो अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अभी हमें ये देखना है कि अगर जनरलाइज फॉर्म मुझे करना है, nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर हम लोग को बोला, 15th नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन बोला, तो क्या ऐसे थोड़ी सॉल्व करते बैठेंगे, हम एक जनरल इक्वेशन लेके आएंगे। तो nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए nth फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन 4L इंटू वेलोसिटी। सो 2n माइनस 1 इंटू N1 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे भी देखो ना 3 है ना, तो 2n माइनस 1 N1, 6 माइनस 1 तो 5N1 मिला ना हमें वो केस में। दैट इज 2n माइनस 1 हार्मोनिक, या फिर इसको 2n माइनस 1 ओवरटोन बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखो। एंड नेक्स्ट है पोजिशन ऑफ अ नोड्स एंड एंटी नोड्स। सो नोड मुझे किधर मिलेगा, जहाँ पे 0 है ना, या फिर 2L अपॉन 2n माइनस 1। देखो यहाँ पे, तो ये अगर डिस्टेंस निकालोगे तो आपको पता चलेगा 2L अपॉन 2n माइनस 1 के बराबर है। ये 4L अपॉन 2n माइनस 1 अप टू 2n इंटू L अपॉन 2n माइनस 1। तो ये पोजीशन ऑफ नोड हो गई। और नेक्स्ट है मेरे पास पोजीशन ऑफ एंटी नोड। एंटी नोड कब मिलेगा हमें, जब भी वो ओपन एंड, अगर पहला केस कंसिडर करते हैं L अपॉन 2n माइनस 1 है ना, तो ये L बाय, सो यहाँ पे आपको L अपॉन 2n माइनस 1 n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो पहले केस में,
है ना, तो कितना मिलेगा, एल की जगह पे मिला, मतलब टोटल लेंथ है ना, वहाँ पे आपको किधर मिला, क्या मिला, एंटीनोड मिला। सिमिलरली 3l/2n-1 5l/2n-1 अप टू एल तक आप जा सकते हो। रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप एन की सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिलते जाएगा। ठीक है, आसान है कि नहीं। अभी आपको ये सिर्फ देखना नहीं है, आप जब तक ये नोटबुक में कॉपी नहीं करते हो, लिखते नहीं हो, एक बार लिखो, एक बार लिखने के बाद थोड़े दिन के बाद आप रफली उसको प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी बार आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ सेट हो जाएगा। हाथ सेट हो जाएगा तो डेरिवेशन, आप बड़े बड़े डेरिवेशन 2-3 मार्क के जो भी एग्जाम में बोर्ड्स में पूछे जाते हैं वो आप इजीली लिख पाओगे। दूसरी चीज़, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो जो MCQs है वो टैकल करने के लिए आप अभी रेडी हो, अच्छे से रेडी हो। ऐसा नहीं हो रहा है सिर्फ फॉर्मूला में याद करो, MCQ जाके सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मुझे बेसिक से पता है और ये हम कभी भूलेंगे नहीं, और MCQ करेक्ट आने के चांसेस भी मेरे बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप, और यहाँ पे हम जो ऑर्गन पाइप कंसिडर करने वाले हैं वो दोनों एंड से ओपन होगा। अभी अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो वहाँ पे हमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज निकालनी है वो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले कुछ नोट का पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रीवियसली हम लोग ने कुछ डेरिवेशंस यूज़ करके वेवलेंथ की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। तो सिमिलर फैशन में हमें जो y का इक्वेशन मिला था, या फिर लॉन्जिट्यूडिनल वेव के केस में s का इक्वेशन मिला था, एक एम्पलीट्यूड मिला था, cos ऑफ ओमेगा t का टर्म मिला था, वो इक्वेशन यूटिलाइज करके हम लोग यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सेम इक्वेशन अगर कंसिडर करते हैं या वैसा ही सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन डिराइव करके जो फाइनल आंसर है वहाँ पे प्रोसेस करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, एट 0 एंड एट l। ठीक है, अगर मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है दोनों जगह से ओपन है, तो अगर दोनों जगह से ओपन है तो एंटी नोड्स हमें एक्सट्रीम एंड्स पे मिलेंगे और नोड हमें सेंटर में मिल सकते हैं, है ना। तो 0 और l यहाँ पे हम लोग को एंटी नोड्स मिलने वाले हैं। तो हम लोग लैम्डा की वैल्यू 12/n के हिसाब से ले सकते हैं। और ये वैल्यू कैसे मिला, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू 12/n के बराबर मिली। अभी आपको एग्जाम में कोई वो डेरिवेशन डिराइव करो ऐसा आके कोई बोलेगा नहीं। हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल एंड एन नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर रहेंगे। आइदर आपको ये 3 कंडीशंस लिखने के लिए बोले जा सकते हैं, वेटेज विल बी 3 मार्क्स, अगर नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल या फिर MCQ आपको पूछा जा सकता है। एनीवेज, तो सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है। यहाँ पे मेरे पास जो ऑर्गन पाइप है वो दोनों जगह से ओपन है, सो अल्टीमेटली एंटी नोड्स मुझे एक्सट्रीम एंड्स पे मिलेंगे और नोड जो है वो मुझे सेंटर में मिलेगा। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है देखो ना, अगर ये एक वेवलेंथ में कंसिडर करूँ तो मुझे कितना दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन दिख रहा है ना, समथिंग लाइक दिस, एक वेव का, और दूसरे वेव का भी वैसा ही। तो λ/2 ऐसा कुछ दिख रहा है। सो लेंथ इज λ/2। तो अगर इसको हम लोग को मैथमेटिक्स के टर्म्स में यूज करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, λ1 12/n। ओके, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। n की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 12 के बराबर होगी। तो इसका मतलब लेंथ जो हमें मिलेगी दैट विल बी λ1/2। अगर ये डायग्राम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो मेरे पास 2 नोड्स हैं और मेरे पास एक एंटी नोड है। So frequency of vibration in this kind of a mode is given by n1 is v/λ1। So v/λ1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2l। तो n1 is v/2l, ये क्या मिला मुझे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर मेरे पास कोई नोट या फिर साउंड है, अगर ये इसमें से आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल नोट, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। एनीवेज, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑर्गन पाइप है, अगेन द सेम कंडीशन, एंड में मेरे पास एंटी नोड्स होंगे और जो नोड्स मिलेंगे वो सेंटर में मिलेंगे, है ना। तो अगर मुझे एंड में एंटी नोड चाहिए तो ये मेरे पास पहला कंडीशन था। तो अगर मुझे वापस एंड में एंटी नोड चाहिए तो मेरा जो स्ट्रक्चर होगा दोनों वेव्स का वो समथिंग लाइक दिस, एक आगे जाने वाली वेव और एक अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली वेव, है ना। तो एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड नोड नोड, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो λ2 के बराबर होगी। देखो ना, ये आधी लेंथ, ये बची हुई 1/4 और ये 1/4, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, कंप्लीट वेव लेंथ के बराबर होगी। और λ2 क्यों लिखा है, बिकॉज हम लोग सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो λ2 = 12/n, n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर l की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 कट हो जाएगा और λ2 की वैल्यू l के बराबर होगी। देयरफॉर λ2 विल बी इक्विवेलेंट टू l। तो ये स्पेसिफिक केस में मेरे पास 2 नोड्स है और मेरे पास 3 एंटी नोड्स है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन दिस मोड ये क्या होगा, n2 = v/λ2, है ना। तो v/λ2 की जगह पे l सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा जो सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है ये 2 गुना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। सो nt is 2 times n2। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक या फिर इसको बोला जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एग्जाम में फर्स्ट ओवरटोन बोला है,
ठीक है। और अगर वो ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में बात कर रहा है तो आपको सेकंड हार्मोनिक निकालने बोल रहा है, तो फॉर्मूला आपका यही होना चाहिए। गलत फॉर्मूला डाल के आओगे आंसर गलत मिल सकता है, तो इसलिए थोड़ा दिमाग ध्यान में रखो, सिर्फ देखो मत वीडियोस को, जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा है नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपका हाथ सेट होगा और एग्जाम में आप सही परफॉर्म कर पाओगे। थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है? एंड में हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए? एंटी नोड्स होने चाहिए और नोड्स जो है वो बीच में मिलेंगे। अगर मुझे थर्ड पॉसिबल केस निकालनी है तो मेरा डायग्राम का स्ट्रक्चर जो है ऐसा कुछ ही होना चाहिए, एक आगे जाने वाली वेव और एक पीछे जाने वाली वेव। तो 3 नोड्स मिल रहे हैं, 4 एंटी नोड्स मिल रहे हैं और λ3 की वैल्यू 2n/l के बराबर। सो 2/3l, n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की हमने, तो इसका मतलब लेंथ कितना आया? 3/2 λ3 के बराबर। एनीवेज 3 नोड से 4 एंटी नोड से फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन n3 = v/λ3, λ3 के बराबर जगह पे ला लेंगे 3/2 v/l। तो अगर मैं ये देखता हूं v/2l, तो ये n3 = 3 टाइम्स n1 के बराबर होगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, या फिर इसको बोला जाएगा सेकेंड ओवरटोन। इंपॉर्टेंट, सेकेंड ओवरटोन निकालने बोला है, मतलब n3 की वैल्यू क्या होगी? 3 टाइम्स n1। तो जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। नोट फॉर nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन nth फ्रीक्वेंसी इज n टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये एक नंबर है 1 2 3 4, जो भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है वो। n1 की वैल्यू तो आपकी स्टैंडर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी और n है ना। तो मतलब अगर मुझे 12वां बोला निकालना है या 14 बोला 15 बोला, तो n12 = 12 टाइम्स n1, 14 टाइम्स n1। इसके हिसाब से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। देयरफॉर nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन ऐसा बोला जाता है। तो अभी हमने क्या देखा? स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन एट बोथ द एंड। अभी डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंड करेक्शन। हम लोग ने जो भी वाइब्रेटिंग वेव्स देखी है ऑर्गन पाइप के अंदर, हमने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप देखा, ओपन ऑर्गन पाइप देखा, ठीक है। लेकिन वहां पे एक छोटा सा पॉइंट है जो एंड करेक्शन की वजह से प्रूव किया जा सकता है। वो कौन सा पॉइंट है? देखो, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और मान लो ये ऑर्गन पाइप एक एंड से क्लोज है। तो अगर ऑर्गन पाइप एक जगह से क्लोज है और यहाँ पे आप ट्यूनिंग फोर्क यूज किया है, मान लो समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे आपने कुछ वाइब्रेशन जनरेट किया, ये ट्यूनिंग फोर्क थोड़ा सा नजदीक लेना है आपको, आपने कुछ साउंड जनरेट किया या कुछ वेव्स को जनरेट किया, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को जनरेट किया, तो यहाँ पे कंप्रेशन रेरफेक्शन आपको दिखाई देंगे। हम क्या बोल सकते हैं? बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से जो एंड वाला पोर्शन है वहां पे आपको हमेशा नोड मिलेगा, एंड ये वाला जो एंड है यहाँ पे आपको एंटी नोड्स मिलते हैं। अभी यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा समझ के लेना जरूरी है। यहाँ पे देखो, पार्टिकल्स जो है वो समथिंग लाइक दिस ऐसे ऑसिलेट होते हैं, है ना। तो ये मान लो अगर एंड है, तो यहाँ पे जो एंड में जितने भी पार्टिकल्स है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे, और ये जो सराउंडिंग एयर है इसको भी थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे आपको डेंसिटी में वेरिएशन दिखाई देंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक चीज होती है, वो यहाँ पे ऑकर होती है। अभी ये इंटरफेरेंस क्या चीज है, तो जब आप इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन ये चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आपको इसका थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। राइट नाउ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे जो एंटीनोड फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्टली यहाँ पे एंड में नहीं होता, ऑर्गन पाइप के जस्ट थोड़ा सा बाहर जाके एंटीनोड फॉर्मेशन होता है, और यहां से ही वेव आपकी रिफ्लेक्ट करती है विथ नो चेंज इन अ फेज। सो यहां पे ये वाला जो एडिशनल डिस्टेंस है इसको ही बोला जाता है एंड करेक्शन, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एल मेरा ऑर्गन पाइप का लेंथ है और ई एंड करेक्शन है, तो टोटल लेंथ हमें जो कंसिडर करनी होती है दैट इज एल प्लस ई। अगर मैं ऑर्गन पाइप एक एंड से क्लोज्ड वाला कंसिडर करूं, ओके, अगर ऑर्गन पाइप एक एंड से कंसिडर करते हो तो यहां पे ई की आपको एक ही वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन है, ठीक है, तो यहां पे पार्टिकल जो है जो वाइब्रेट होंगे वो यहां पे भी आपको एंड करेक्शन देके जाएंगे, और ये जो पोर्शन है यहां पे भी एंड करेक्शन देके जाएंगे, एंड ये एल जो है वो लेंथ ऑफ ऑर्गन तो कॉमन रहेगी, तो टोटल लेंथ विल बी 2e + l के बराबर होनी चाहिए। एनीवेज आई होप सो कि यहां तक आपको कुछ डाउट नहीं है। लेट अस सी, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशंस nodes are formed always at the closed end, antinodes are formed at the open end and slightly inside. डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड एंड एंटीनोड को ही एंड करेक्शन के नाम से जाना जाता है। अभी ये जो एंड करेक्शन है इसकी वैल्यू क्या होती है, E = 0.3d।
डी रिप्रेजेंट्स डायमीटर ऑफ अ पाइप, डी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो 2r भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ई की वैल्यू क्या होगी 0.6r के बराबर भी होगी। ओके, सो डी रिप्रेजेंट इनर डायमीटर ऑफ अ ट्यूब, करेक्टेड लेंथ इज लेंथ ऑफ द कॉलम पाइप प्लस एंड करेक्शन, सो कैपिटल एल से उसको रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एल प्लस ई, सो एल प्लस 0.3 डी। एनीवेज, सो इन फंडामेंटल मोड ऑफ अ पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड, अगर ये स्पेसिफिक कंडीशन आप कंसिडर करते हो तो यहां पे अगर मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, सो वेलोसिटी ऑफ अ साउंड और अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव इज n टाइम्स लैम्डा, सो लैम्डा के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 4l, है ना। तो 4l क्यों आया, बिकॉज अगर आप ऐसा कुछ कंसिडर करते हो तो यहाँ पे आपको वेव का कितना पोर्शन दिखाई दे रहा है, देखो अगर ये कंप्लीट वेव है तो ये 1/4 है ना, तो ये चीज को हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस तो किया है। सो 4 टाइम्स n, l के जगह पे आप लिखोगे स्मॉल l प्लस 0.3 d, तो ये बन गई वेलोसिटी की वैल्यू। तो रिस्पेक्टिव अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो v अपॉन ये पूरा टर्म आप वहां पे लेके जा सकते हो, तो मतलब लाइक ये फॉर्मूला आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अभी देखते हैं कॉज ऑफ एंड करेक्शन, ठीक है। अभी मैंने जो बोला है वो अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आएगा, 4 पॉइंट्स लिखना जरूरी है, अगर नहीं तो न्यूमेरिकल पूछेंगे 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए, डिपेंड्स। सो वहां पे कुछ तो कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ समझने से, अगर मैं यहाँ पे आके सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा के जाऊँ तो आपका काम जो है वो आधा रहेगा। आधा मतलब मैंने जो सिखाया है वो आपको रेफरेंस बुक ढूंढने पड़ेंगे, आपका नोटबुक ढूंढना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक ढूंढना पड़ेगा, उसमें से पढ़ के आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एडिशनल टाइम जो है वो आपको उस तरह से यूज करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर ऑलरेडी लिख के दिया है, यू कैन सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट, और या फिर आप अपने नोटबुक में कॉपी भी कर लेते हो, आपका अच्छा खासा टाइम सेव हो जाएगा, है ना। मतलब मुझे पता है ढूंढना नहीं है, कुछ इतना ही लिखना है, एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, खत्म हो गई बात, दैट्स ओके। सो एंड करेक्शन अराइज होता है क्यों, क्योंकि एयर पार्टिकल्स इन अ प्लेन ऑफ ओपन हेड ऑफ अ ट्यूब आर नॉट मूव फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, वो सब जगह पे मूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन जनरेट होता है, चेंज इन डेंसिटी ऑकर होती है, वहां से आपको रिफ्लेक्शन मिलता है। देयरफॉर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट अ प्लेन एट अ स्मॉल डिस्टेंस आउटसाइड द ट्यूब। अभी हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, सिंपल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 4 टाइम्स n1l1 इक्वल टू 4 टाइम्स n2l2। अगर आप अलग अलग लेंथ के ऑर्गन पाइप्स लेते हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेते हो, है ना, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वो टाइम पे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। Therefore 4 will get cancel, n1 l1 इक्वल टू n2 l2, l1 के जगह पे क्या लिख सकते हो l1 प्लस ई, l2 के जगह पे क्या लिख सकते हो l2 प्लस ई। एनीवेज, सो n1 l1 प्लस n2 इंटू ई, ये ब्रैकेट को ओपन किया, ये ब्रैकेट को भी ओपन करो, n2 l2 प्लस n2 इंटू ई। रीअरेंज द टर्म्स, ई को कॉमन लेना है, तो अगर ई को कॉमन लेते हो तो ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा n2 माइनस n1, ब्रैकेट के अंदर होगा ई बाहर आएगा, और यहाँ पे n1 l1 माइनस n2 l2। रीअरेंज द टर्म्स, तो ई की वैल्यू आपको मिलेगी n1 l1 अपॉन n2 l2 अपॉन n2 माइनस n1। तो ये क्या है, एंड करेक्शन की वैल्यू है फॉर अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। अभी दूसरा हम लोग देखते हैं, फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, अगर दोनों एंड में ओपन है तो क्या होगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स n1 l1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स n2 l2। यहाँ पे v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 2l के बराबर है। ओके, सो n1 l1 के जगह पे ये 2 तो कट हो जाएगा, तो n1 l1 प्लस 2e क्यों लिखा, बिकॉज 2 है आपके पास, इक्वल टू n2 l2 प्लस 2e। रीअरेंज करो टर्म्स को, ब्रैकेट को ओपन करो, और सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर e का वैल्यू आएगा आपका n1 l1 माइनस n2 l2 अपॉन 2 टाइम्स n2 माइनस n1। एनीवेज, तो ये था इक्वेशन फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, बोथ एंड से जो ओपन है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है एंड करेक्शन के। सबसे पहला है कि इनर डायमीटर ऑफ अ ट्यूब शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो अगर कोई भी पाइप कंसिडर कर तो इनर डायमीटर जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कहाँ पे वो छोटा है कहाँ पे बड़ा है ना। इफेक्ट ऑफ एयर फ्लो आउटसाइड द ट्यूब हैज टू बी निग्लेक्टेड। तो अगर यहाँ पे कुछ एयर फ्लो वगैरह है तो वो आपको नेग्लेक्ट करना है। एंड दूसरी बात, टेम्परेचर वेरिएशंस भी है तो वो भी आपको नेग्लेक्ट करना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, एंड करेक्शन।